Welcome, dear students. Today we're going to discuss some important questions for JK Bose. So our main motto is to target these important questions which will help you score in your board examinations, and we'll try to make the discussion as such that all your questions in your subject of zoology get covered by in this video. So we have a lot of questions. Let us discuss from the beginning, from your first chapter. So we have chapter first, and you all know that chapter is reproduction. आप सबको पता ही है कि रिप्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर है, और रिप्रोडक्शन में हमारे 3 टॉप सब चैप्टर्स है. एक तो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स, एंड तीसरा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो हमें हर किसी चीज़ में क्वेश्चंस आ सकते हैं हर किसी चैप्टर में, लेकिन मेन चैप्टर जो हमारा जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम ध्यान रखेंगे. तो यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूजुअली मिलेंगे, तो बहुत आसान है. जैसे कि इसमें आपको बोला जाएगा डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पार्थिनोजेनेसिस के बारे में आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे. अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई क्वेश्चन है. तो हम पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ही छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में से, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा होगा, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उनमें से कोई एक भी आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ख्याल रखना है. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अगर ज़ूलॉजी में सवाल आया तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एनिमल्स. तो आपको जवाब जो लिखना है वो बिल्कुल एनिमल्स के रिलेटेड ही लिखना है. ठीक है, तो जैसे कि आपको याद होगा कि रिप्रोडक्शन के 2 मेन टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. तो सेक्सुअल एसेक्सुअल का भी ये डिफरेंशिएट क्वेश्चन अगर आया तो ये तो आपको पता ही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे आपके 2 पेरेंट्स होते. ठीक है, लेकिन कभी कभी एक ही पेरेंट भी हो सकता है जिनको हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं. लेकिन और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स होता है. ठीक है, और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गमीट्स होता है. ठीक है, ये वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे आपके 2 पेरेंट्स होते हैं यूजुअली, और फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स होता है और फ्यूजन ऑफ गमीट्स होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें आपका एक ही पेरेंट होता है जो यूनिपेरेंटल होती है. ठीक है, एंड जहाँ पे फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स बिल्कुल एब्सेंट होता है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. अब इसके अलावा और भी हम डिफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, लाइक ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है गमीट्स की फॉर्मेशन के वक्त, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होती है. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन बिल्कुल एब्सेंट होती है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये ब्रीफली मैंने आपको याद दिला दिया कि सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप्स जो है उनके क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है. ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पेरेंट. ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होता है दैन द पेरेंट. चलो अब हमारे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप्स. तो आंसर में आप बहुत सारे टाइप्स लिखोगे. ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स. लाइक एनिमल्स में हम देखते हैं सबसे पहले फिशन होता है. ठीक है, नंबर 2 हमारा बर्डिंग होता है. ठीक है, नंबर 3 हमारा एक मेथड आता है जिसको प्लाज्मोटोमी बोलते हैं. ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आता है, एंड नंबर 5 यहाँ पे रिजेनरेशन आता है. ठीक है, हर कोई जो छोटा छोटा आपका ये यहाँ पे टाइप है इनमें आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो फिशन में क्या होता है, फिशन में देर इज स्प्लिटिंग. फिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 हाल्स. ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है 2 हाल्स में. ठीक है, तो फिशन सिंपली 2 हाल्स ही ज़रूरी नहीं है, इंटू 2 हाल्स और मोर देन 2 हाल्स. ठीक है, और मोर देन 2 हाल्स. ठीक है, तो फिशन में ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है या तो 2 हाल्स में या 2 से ज़्यादा हाल्स में. ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको हम बाइनरी फिशन बोल सकते हैं या मल्टीपल फिशन बोल सकते हैं. तो अगर 2 हाल्स में स्प्लिट हुआ तो हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन,
हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। एंड अगर मोर देन 2 हॉलोज में स्प्लिट हुआ तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पे क्योंकि बोर्ड एग्जाम का डिस्कशन चल रहा है तो हम प्रिसाइज रहेंगे, ठीक है, जितना आपको वहाँ पे लिखने के लिए ज़रूरत है उतना ही आप यहाँ पे याद रखोगे। तो बाइनरी फिशन जब भी आपको बोला जाए तो इसकी टिपिकल एग्जाम्पल हमारी आ जाएगी अमीबा, अमीबा, लेकिन इन फेवरेबल कंडीशन। अमीबा जो होता है फेवरेबल कंडीशंस में वो हमारा यूज़ करता है यहाँ पे बाइनरी फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन जो है, मल्टीपल फिशन में भी आपकी एग्जांपल आएगी अमीबा, लेकिन अमीबा ये यूज़ करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा आपका ये यूज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी है, दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम भी हमारा यूज़ करता है यहाँ पे मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो फिशन आपका हो गया, आपने याद रखा ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है 2 हालव्स में या 2 से ज़्यादा हालव्स में। अगर 2 हालव्स में हुआ तो बाइनरी फिशन बोलेंगे, अगर 2 से ज़्यादा हालव्स में हुआ तो मल्टीपल फिशन बोलेंगे, ठीक है। तो बाइनरी फिशन अमीबा यूज़ करता है फेवरेबल कंडीशंस में, और मल्टीपल फिशन अमीबा यूज़ करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और प्लाज्मोडियम भी ये तरह का डिवीजन दिखाता है, ठीक है। अब हम बडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो बडिंग दूसरा यहाँ पे हमारा टाइप है। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक आउटग्रोथ अराइज होती है, ठीक है। जो बॉडी है उससे एक आउटग्रोथ अराइज होती है, ये बॉडी है मान लो, बॉडी से हमारी आउटग्रोथ अराइज होती है, देन ये आउटग्रोथ डिटैच होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है, ठीक है। तो आउटग्रोथ अराइजेज, फिर उसके बाद वो डिटैच हो जाती है, और इसके बाद वो ग्रो हो जाती है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं असल में, एक्सोजीनियस बडिंग और एंडोजीनियस बडिंग, या इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। तो इस थोड़ा सा मैं मेंशन करूँगा, 2 टाइप्स होते हैं इसके, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। इंटरनल बडिंग में बड अंदर की तरफ बनता है बॉडी को, एंड एक्सटर्नल बडिंग में बड बाहर की तरफ बनता है। तो इंटरनल बडिंग की एग्जांपल है स्पॉन्जिला या स्पॉन्जिस, आप याद रखो, और एक्सटर्नल बडिंग की एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बडिंग अब बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एक आउटग्रोथ अराइज होती है, वो डिटैच होती है और वो नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर देती है। तो इसके 2 टाइप्स है, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग की एग्जांपल है स्पॉन्जिला और एक्सटर्नल बडिंग की एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। तो सिंपल। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, जो कि है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, प्लाज्मोटोमी में भी स्प्लिटिंग होती है बॉडी की, ठीक है। प्लाज्मोटोमी ये पाया जाता है मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो इसकी बात आप याद रखो, प्लाज्मोटोमी एक स्पेशल डिवीजन है, स्पेशल मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, जो कि पाया जाता है इन इन यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स, मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स, मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या हो जाता है, बॉडी स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर जो नंबर है वो रेस्टोर किया जाता है, ठीक है। बॉडी स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, विथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। और उसके बाद वो जो न्यूक्लियर है वो फिर रेस्टोर किए जाते हैं, और ये एक्सेप्शनली पाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म में जो कि एक प्रोटिस्ट है जिसका नाम है ओपेलिना। तो ओपेलिना में पाया जाता है, लेकिन इसके पूछने के बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज ये बहुत ही कम चांस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मोटोमी आपको नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद हमारे फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन में थोड़ा फ़र्क है, ये हमारा यहाँ से मैं लिख लेता हूँ फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिजनरेशन। रिजनरेशन असल में मेथड ऑफ प्रिपेयर है, जिससे कभी कभी रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन में क्या फ़र्क है, फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन में दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है, और रिजनरेशन भी सेम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। बट अब होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जो है वो स्प्लिट होती है, तो या ब्रेक होती है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। और जो सारे फ्रेगमेंट्स है, ऑल फ्रेगमेंट्स जो है दे ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म्स, वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ बॉडी स्प्लिट होती है एक्सीडेंटली, बिकॉज ये मेथड ऑफ प्रिपेयर है असल में, तो स्प्लिट होती है वो एक्सीडेंटली, ठीक है। फिर ऑल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दे मे और मे नॉट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स।
तो वो नए ऑर्गेनिज्म में सारी ग्रो भी कर सकते हैं लेकिन आधे ग्रो भी नहीं कर सकते, तो ये मेन डिफरेंस रहेगा। बस आप एग्जांपल याद रखनी ना। अब फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल अगर आप याद रखोगे तो स्टार फिशेस इंपॉर्टेंट है, स्टार फिशेस में पाया जाता है, ठीक है, नाइडेरियंस में पाया जाता है, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। और रिजनरेशन की अगर हम बात करें, रिजनरेशन में प्लेनेरिया आप याद रख सकते हो, ठीक है, प्लेनेरिया में रिजनरेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इकानोडर्म्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में आप एम्फीबियंस में देखते हो, ठीक है, एम्फीबियंस में पाया जाता है वगैरह वगैरह। तो रिजनरेशन यूजुअली सब में होता है। हमारे भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजनरेट करते हैं, लाइक लिवर, जो कि ऑलमोस्ट 50% रिजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जहाँ पे हमने डिस्कस किया ये बड़ा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके टाइप्स को आप छोटे छोटे क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। तो सारे टाइप्स हमने अच्छे से डिस्कस किए, तो फिशन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बट फ्रेगमेंटेशन में बॉडी स्प्लिट होती है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन यहाँ स्प्लिट होती है एक्सीडेंटली। और यहाँ सारी फ्रेगमेंट्स ग्रो करते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, लेकिन यहाँ सारे फ्रेगमेंट्स का ज़रूरी नहीं है कि वो नए पूरा ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है, कुछ ऐसे भी ज़ाया हो सकते हैं। स्टार फिशेस, नाइडेरियंस टिपिकल एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन की, वाइल प्लेनेरिया, एम्फीबियंस टिपिकल एग्जांपल है रिजनरेशन की। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, डिस्क्राइब पार्थिनोजेनेसिस। यूजुअली आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप मैं शॉर्ट ही आंसर टाइप आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्थिनोजेनेसिस ऐसे क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब पार्थिनोजेनेसिस, तो आप क्या लिखोगे? तो पार्थिनोजेनेसिस एक इंटरमीडिएट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इट्स एन इंटरमीडिएट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इंटरमीडिएट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन between sexual and asexual type, ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप में ये इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स चाहिए, गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे गेमीट्स बनते हैं और फ्यूज़ भी होते हैं। एसेक्सुअल में गेमीट्स बने ना बने पता नहीं है, लेकिन फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ गेमीट्स बनते ही नहीं है और फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या है, जो हमारा पार्थिनोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, उसमें गमीट्स बनते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जो फीमेल गमीट है वो अकेले ही हमारा ऑफस्प्रिंग बना देता है, ठीक है। तो क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस में, इन पार्थिनोजेनेसिस जो फीमेल गमीट है, फीमेल गमीट जिसको आप एग भी बोलते हो या जिसको आप ओवम भी बोलते हो, ठीक है, दैट ग्रोज इनटू ऑफस्प्रिंग, दैट ग्रोज इनटू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली। तो स्पर्म के बगैर वो ऑफस्प्रिंग में ग्रो कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये प्रिसाइज डिफिनेशन है पार्थिनोजेनेसिस की, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ एक ही गमीट बनाया है तो गमीट्स हैप्लॉइड होंगे, तो यहाँ जाहिर सी बात है जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑफस्प्रिंग विल बी हैप्लॉइड, ऑफस्प्रिंग विल बी हैप्लॉइड, ठीक है, ऑफस्प्रिंग विल बी हैप्लॉइड। तो बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो है कंप्लीट पार्थोजेनेसिस और दूसरा है इनकम्प्लीट पार्थोजेनेसिस, ठीक है। और एक तीसरा टाइप भी है जिसको पीडोजेनेटिक बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप 2 ही इंपॉर्टेंट टाइप्स याद रखो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। थर्ड टाइप भी है हमारे पास यहाँ पे जिसको बोलते हैं पीडोजेनेटिक, ठीक है। वो एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, वो लार्वे में होता है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कंप्लीट पार्थोजेनेसिस मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ पार्थोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन इनकम्प्लीट मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बाकी सेक्सुअल मोड्स भी यूज़ करता है, तो लेकिन पार्थोजेनेसिस जो है वो उसका एक एक्सेसरी मोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ओनली यूजेस पार्थोजेनेसिस एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ पार्थोजेनेसिस को एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करता है, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स बाय सेक्सुअल मोड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन और फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स होता है, या सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड्स आल्सो, सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड्स से भी वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये स्पेशल चीज़ है कंप्लीट पार्थोजेनेसिस। ये आपको पूछा जा सकता है ये किन में प्रेजेंट है, तो ये कुछ लिजर्ड्स में पाया जाता है। तो इसकी एग्जांपल आपको मिलती है टिफलिना ब्राह्मणिना। टिफलिना ब्राह्मणिना एक
क्लासिकल एग्जांपल है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की। और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस बीज में पाई जाती है जहाँ पे हमारे मेल्स बनते हैं बाय पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, वायर मेल्स, जिनको आपको पता ही होगा, जिनको हम ड्रोन्स भी बोलते हैं, और फॉर्म्ड बाय इट ओनली। सिर्फ वहाँ ड्रोन्स बनाए जाते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, वाइल जो क्वीन और फीमेल्स होती है, फीमेल बीज होती है, वो सारी बनाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फ्यूजन ऑफ गमीट से, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया पार्थेनोजेनेसिस का, ठीक है। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो सकता है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टीज, ठीक है। टेस्टीज का स्ट्रक्चर आपको बताना है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ टेस्टीज पढ़ ही लिया है तो इसी वक्त ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरीज भी आप पढ़ लो, ठीक है। और आप यहाँ पे गमीटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का ख्याल रखो, ठीक है। oogenesis का ख्याल रखो, ठीक है। ब्रीफली आपको ये प्रोसेस पूछी जा ही सकती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो कभी इसका आधा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही स्ट्रक्चर्स बता दूंगा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्चुअली आप दो सेक्शन से लेते हो, ठीक है, दो सेक्शन से आप लेते हो, ठीक है, दो सेक्शन से। एक तो आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन आपका वही आ सकता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप क्या देखते हो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप लेते हो टेस्टिस का, तो आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, अब वहाँ पे टेस्टिस की कवरिंग्स ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद होंगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ा है अच्छे से आप लोगों ने, बहुत टाइम हो गया तब से। तो आई होप आपको याद बहुत ही अच्छी कलरफुल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को ज़रा फोकस करो इस पर, ठीक है। तो इस डायग्राम पे फोकस करने आपको ये सारी चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 3 कवरिंग्स होती है टेस्टिस को, यहाँ पे आप 3 कवरिंग देखते हो टेस्टिस की, ठीक है। तो आउटर मोस्ट है, तो जहाँ पे आपकी आउटर मोस्ट है, एक मिडल है और एक इनर मोस्ट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 3 कवरिंग। तो आउटर मोस्ट जो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिना। ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पे बनाई है दूसरी मिडल, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड जो रेड कलर से मैंने इनर मोस्ट बनाई, इसको बोलते हैं ट्यूनिका। 3 कवरिंग्स हैं आपके पास, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। अब आप इसमें नोटिस करो, ट्यूनिका वैजिनालिस जो है ना, ये डबल लेयर्ड कवरिंग है, उसके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होता है, ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये डबल लेयर्ड कवरिंग है, इट इज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। और इसमें क्या होता है, कंटेनिंग सीलोमिक फ्लूइड, इसमें थोड़ा सा सीलोमिक फ्लूइड होता है जो कि इंट्रा एब्डोमिनल नेचर ऑफ द टेस्टिस प्रूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एंड ये डिवाइड करती है टेस्टिस को इनटू कंपार्टमेंट्स, और डिवाइड करती है टेस्टिस को इनटू कंपार्टमेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हो, ग्रीन कलर की कवरिंग इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, कंपार्टमेंट्स, ठीक है। और यू माइट नो कि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे ट्यूनिका वेस्कुलोसा की बात करेंगे, ये इनर मोस्ट थिन लाइनिंग कवरिंग है जिसमें ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो ये थिन इप्थीलियल कवरिंग होती है, ठीक है, इप्थीलियल कवरिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स,
ठीक है। अब देखो ये आपके कंपार्टमेंट्स है, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, इन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आया लॉन्ग सेक्शन, वहाँ पे आप इतना लिख लोगे, आपका क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आगे, और आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन एक्चुअली हमारा एक ये ऐसे होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन हमारा थ्रू द टेस्टिकुलर लोब्यूल जाता है, ठीक है। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं थ्रू द टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, तो वो कुछ हमारा ऐसे दिखता है। तो इसमें ये आपका टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है पूरा का पूरा, और इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स देखते हैं, 1 to 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल देखते हैं, ठीक है। और इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती है, इनकी लाइनिंग में सेल्स होती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। मेनली 2 ही तरह की होती है, तो एक 2 को मैं बनाऊंगा, तीसरे का आप एज्यूम कर लोगे खुद ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप ट्रांसवर्स सेक्शन में, सबसे पहले आप देखते हो, आप यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट को, यू ऑब्जर्व टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। और क्या देखते हो इस टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट को, आप देखते हो इट कंटेन्स 1 to 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। और उनके बीच में जो भी टिश्यू आता है, उनके बीच में जो भी टिश्यू आता है, उस टिश्यू को आप बोलते हो स्ट्रोमा। ये जो डॉट्स बना रहा हूँ मैं, ये स्ट्रोमा है, दिस इज स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा है, ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो क्या देखा आपने यहाँ पे, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट देखा जिसमें 1 to 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स है, एंड दीज सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय स्ट्रोमा। तो इनके बीच में कौन सा टिश्यू होता है, इनके बीच में स्ट्रोमा होता है। अब आप देखो इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल को, इसको मैं बाहर निकालूंगा। इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती है, ठीक है। इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती है, ठीक है। इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती है, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये सेल्स है क्यूबाइडल सेल्स, ठीक है। तो इन क्यूबाइडल सेल्स को बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। और दूसरी होती है कॉलमनर सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सेटोलाई सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स या नर्स सेल्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जो हमारा सेमनिफरस ट्यूब्यूल है दैट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो हमारे पास है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरे हमारे पास सेटोले सेल्स या नर्स सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स, ठीक है, सस्टेंटिकुलर सेल्स। नो आप ध्यान रखो, जो मेल जर्म सेल्स है ये डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। ये मेल गमीट्स बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। और सेटोले सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सुपरमियोजेनिक फैक्टर्स, और भी कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है, जिनका मैं अभी नाम लूँगा बिकॉज इस वक्त ये डिस्कशन प्रिसाइज होने वाला है। तो यहाँ पे स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स ही बनाएंगे, ठीक है, विच नरिश द स्पर्म्स, जो स्पर्म्स को नरिश करते हैं, उनको फीड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर आप इतना लिख दोगे, ये आपका काफ़ी हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पहला जो है इस प्रोडक्शन में, वो आपका कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे, अभी हम आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस हमने कर लिया, जहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देख लिया। अब हम देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ओवरीज, ठीक है। फिर हम देखेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा होगा, डिस्क्राइब ट्रांसवर्स, या इसका लॉन्गिट्यूडनल भी सेम होता है, सेक्शन ऑफ ओवरीज, ठीक है, ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज का ट्रांसफर सेक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो जब भी आपको ओवरीज का ट्रांसफर सेक्शन क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आप काम करोगे, आप ये डायग्राम बनाओगे ओवरीज के ट्रांसफर सेक्शन की, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसी होगी। इस डायग्राम में आपको ओवरीज के डिफरेंट जोन्स दिखाई देंगे या लेयर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट जोन्स दिखाई देंगे आपको। तो ये जोन्स में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप
इन जोन्स का ख्याल रखो, ठीक है। आप ज़रा देखो, इनको ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है। तो कितने जोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको बाहर से लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर जो है इट इज़ जर्माइनल इप्थीलियम। ये लेयर, इसको जर्माइनल इप्थीलियम नाम देते हैं, ठीक है। फिर जो आपको ये यहाँ पे दूसरा ग्रीन कलर का लेयर मिल रहा है, इसको टूनिका अल्ब्यूजिनिया ही बोलते हैं, ठीक है। फिर जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, एरिया नंबर 3, ठीक है, इसको आप बोलते हो ओरियन कॉर्टेक्स। एंड जो लास्ट अंदर वाला एरिया मिलता है, एरिया नंबर 4, इसको बोलते हो मेडुला। तो इन शॉर्ट आप बोलोगे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में ओरी के 4 लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 4 लेयर्स आर सीन या 4 जोन्स आर सीन, ठीक है। एक तो जर्माइनल इप्थीलियम, दूसरा टूनिका अल्ब्यूजिनिया, तीसरा कॉर्टेक्स एंड फोर्थ मेडुला। तीसरा कॉर्टेक्स और फोर्थ मेडुला, ठीक है। फोर्थ मेडुला, ठीक है। तो जर्माइनल इप्थीलियम का सबसे पहले आप याद रखोगे, ये क्यूबाइडल सेल्स का एक लेयर होता है, ठीक है। जर्माइनल इप्थीलियम जो है ये होता है, इट्स ए लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, इज ए लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स। एंड याद रखना जर्माइनल टर्म मिसनॉमर है बिकॉज इट डजंट डिवाइड, इट डजंट डिवाइड। एक चीज़ आप इसका याद रखना, ठीक है, इट डजंट डिवाइड, ठीक है, इट डजंट डिवाइड, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। तो नाउ दूसरा है टूनिका अल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो टूनिका अल्ब्यूजिनिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये अगेन वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है ओवरीज को, ओवरीज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ओवरीज की मेंटेन करता है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स वो एरिया होता है ओवरीज का जहाँ पे आपके छोटे छोटे फॉलिकल्स होते, ओवरियन फॉलिकल्स होते, जिनमें oogenesis होती है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज द एरिया जिस विच कंटेन्स ओवरियन फॉलिकल्स, द साइट्स ऑफ oogenesis, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज द एरिया कंटेनिंग ओवरियन फॉलिकल्स, ठीक है। और ओवरियन फॉलिकल्स आर द साइट्स ऑफ oogenesis, जहाँ पे oogenesis होती है। एंड मेडुला इज द वेस्कुलर टेरिटरी ऑफ दिस ओवरी, यहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, इट कंटेन्स blood vessels, it contains blood vessels, nerves etc, ठीक है। तो इन शॉर्ट इतने से आपका काम चल जाएगा। ओवरीज का क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना हो तो 4 एरियाज, जर्माइनल इप्थीलियम, टूनिका अल्ब्यूजिनिया, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये 4 आप डिफाइन कर लेना, ठीक है। तो इसके अलावा आप ओवरीज की जनरल फीचर्स भी इसमें डाल सकते हो ताकि ये बड़ा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज़ अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इनको डिस्कस करते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपको क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहली बात आप लिखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? इट्स अ प्रोसेस, obviously it's a process by which male gametes or sperms are formed, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिससे मेल गमीट से स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। नंबर 2, व्हाट इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? तो यू नो साइट इज़ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है, जो कि टेस्टीज में होते हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, व्हाट इज़ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ऑकर्स बाय डिवीजन ऑफ विच सेल? डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया? असल में हमारे पास 2 तरह के होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते टाइप ए, एक दूसरे होते टाइप बी, ठीक है। टाइप ए जो होते हैं, टाइप ए स्टेम सेल्स होते हैं और ये कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूस माइटोसिस करते हैं एंड कंटिन्यूसली स्पर्मेटोगोनिया के पूल में ऐड करते रहते हैं। वाइल टाइप बी एक्चुअल है जो मियोसिस करते हैं, ठीक है। तो टाइप बी अंडरगो मियोसिस, ठीक है, टाइप बी अंडरगो मियोसिस, ठीक है, और मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या होता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या हो जाता है, सबसे पहले ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करता है, ठीक है। तो ग्रो करके एक बड़ी सेल बना देती है, उस बड़ी सेल को, तो ये हमारी टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम है।
तो ये क्या करेगी, इट विल ग्रो एंड ग्रो क्या करेगी, ग्रोथ मतलब ये अपने ऑर्गेनेलीज को डबल करेगी, ठीक है, ये अपने बायोकेमिकल कंटेंट को डबल करेगी, ठीक है, एंड ये अपने डीएनए को डबल करेगी, ठीक है, एंड ये सब आप डबल करने के बाद ये सेल जो है ना, ये एक बड़ी सेल बन जाएगी। दैट लार्ज सेल इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दैट लार्ज सेल इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस लार्ज सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, इसके बाद ये मियोसिस फर्स्ट करती है, ठीक है, ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट करती है। डायग्राम आप साथ साथ वहाँ पे बनाओगे एंड मियोसिस फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती है जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ध्यान देना, ये वाली सेल जो है ये 2n होती है, ये वाली सेल भी 2n होती है, लेकिन मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो दोनों सेल्स n होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो n होता है ये 2n जो होता है ये होता है 44 प्लस XY, लेकिन यहाँ पे जो ये n होता है या तो ये 22 प्लस X होगा या तो ये 22 प्लस Y होगा। तो आधे 22 प्लस X होंगे, आधे 22 प्लस Y होंगे जीनोटाइप में से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, दे विल अंडरगो मियोसिस 2, तो दे विल अंडरगो मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होने के बाद यहाँ पे और भी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है टोटल में, ठीक है। इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पूरी समझ आ गई होगी, ठीक है, क्या होता है। तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, मेल गमीट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनिस से, साइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ड्यूजन होता है स्पर्मेटोगोनिया में, और स्पर्मेटोगोनिया ए और बी टाइप्स होते हैं, हमें बी टाइप के साथ गर्ज है जो कि मियोसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बी टाइप करते क्या है, ये ग्रोथ फेज में आ जाते हैं और एक बड़ी सेल बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है मियोसिस 1 के बाद, जहाँ पे क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। आधे स्पर्म्स 22 प्लस X होते हैं, 22 प्लस Y होते हैं, और फिर मियोसिस 2 होने के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स इमैच्योर स्पर्म्स होते हैं, दीज आर इमैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स इसके बाद क्या करते हैं, स्पर्मेटिड्स सेरोटोले सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, दे देन अटैच टू सेरोटोले सेल्स, ठीक है, और सेरोटोले सेल्स इनको देते हैं स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स। तो ये वहाँ से क्या रिसीव करेंगे, दे विल रिसीव स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स एंड उसके बाद ये हो जाएंगे कन्वर्ट इनटू मैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। तो ये देन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मैच्योर स्पर्म्स, जो कि ऐसे टैडपोल शेप्ड स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे टैडपोल शेप्ड स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और इस मैचुरेशन को हम बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, इस मैचुरेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। This maturation is called as spermiogenesis. This maturation is called as spermiogenesis, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स, साइट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और प्रोसेस को मैंने बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया आपके सामने, ठीक है। नाउ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ oogenesis। तो आपको ऐसे क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो इसके आने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस ही पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगेन आप आंसर लिखोगे, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स, या जिनको आप बोलते हो ओवा, ठीक है, बिल्कुल आसान, ठीक है। ना आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द साइट ऑफ oogenesis। तो आप ध्यान रखना, ओरियन कॉर्टेक्स इनसाइड द फॉलिकल्स, एंड जो स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में होते हैं जहाँ पे oogenesis होती है, दैट्स द ओरियन फॉलिकल, इन कॉर्टेक्स इनसाइड ओरियन फॉलिकल्स, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो oogenesis है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड एक इंटरप्टेड प्रोसेस है, बहुत बार अरेस्ट होती है oogenesis, बहुत बार स्टॉप होती है, पॉज होती है, इंटरप्टेड एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। देखो, लेकिन आपको जो जेके बोस का क्वेश्चन लिखना है वो तो सिंपल अल्फाज में लिखना है, वहाँ पे आपको कम्प्लेक्सिटी नहीं डालनी है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल मैनर में ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, ठीक है, क्या होता है, कुछ मेजर इवेंट्स हाइलाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैंने बोला ये स्टार्ट होती है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो में, जिसको यॉर्क सैक बोलते हैं। तो यॉर्क सैक से प्राइमोडियल जर्म सेल्स आते हैं,
प्राइमोडियल जर्म सेल्स आते हैं एंड वो माइग्रेट करते हैं टू ओवरी, दे माइग्रेट टू ओवरीज, ओवरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड वहाँ पे वो माइटोसिस करते हैं एंड माइटोसिस करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, oogonia या जिनको हम बोलते हैं ओम मदर सेल्स, ठीक है। oogonia प्रोड्यूस करता है एंड oogonia फिर वहाँ पे माइटोसिस। अभी एक चीज़ आप याद रखना, ये माइटोसिस, द माइटोसिस लास्ट्स ओनली अप टू 7th मंथ, ठीक है। ये 7th मंथ तक ही माइटोसिस होती है और 7th मंथ तक ऑलमोस्ट 7 मिलियन oogonia बन गए होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, नो मोर oogonia एडेड, ठीक है। अब ये oogonia क्या करते हैं, oogonia ग्रो करते हैं, oogonia ग्रो करते हैं लाइक स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। oogonia ग्रो करते हैं एंड दे फॉर्म द सेल्स कॉल्ड प्राइमरी oocytes, ठीक है। और प्राइमरी oocytes जो है ना, दे गेट सराउंडेड बाय इपिथेलियल सेल्स, उनके ऊपर इपिथेलियल सेल्स का एक कवर आ जाता है एंड वहाँ से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको प्राइमोडियल फॉलिकल, आपके बुक में प्राइमरी फॉलिकल लिखा है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको प्राइमोडियल फॉलिकल याद रखते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सराउंडेड बाय इपिथेलियल सेल्स, तो ऐसा हुआ कि ये oogonia है, ठीक है। और oogonia के ऊपर इपिथेलियल सेल्स का एक कवर आया, ठीक है, और ये बन गया यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अब इसी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये oogonia जो है ना, ये मियोसिस 1 में एंटर करता है, ठीक है। तो जो oogonia है दैट एंटर्स मियोसिस 1, वो मियोसिस 1 में एंटर करता है, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, इट गेट्स अरेस्टेड, ये अरेस्ट हो जाता है इन डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज अरेस्ट फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। तो ये फॉलिकल जो है ना, ये मियोसिस 1 में, ये oogonia जो है प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ पे इसने डिवाइड किया था, मियोसिस में 1 में एंटर करने की कोशिश की थी लेकिन ये अरेस्ट हो गया और यहाँ पे अरेस्टेड प्राइमरी oogonia है, ठीक है। तो ये अरेस्ट हो गया, यहाँ पे अरेस्टेड प्राइमरी oocyte है, सॉरी, यहाँ पे अरेस्टेड प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ भी नहीं होता प्यूबर्टी तक, ठीक है। अब ये प्रोसेस इसी तरह से पॉज रहेगी अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस रिमेन्स पॉज्ड, द प्रोसेस रिमेन्स पॉज्ड अंटिल प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी तक पॉज रहेगी, ठीक है। अब इसमें कोई भी स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम तक, जिस टाइम तक ये पॉज है, ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे फॉलिकल्स जो हमारे हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स हमारे डिजनरेट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम फॉलिकल्स डिजनरेट, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रीशिया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन को क्या बोलते हैं, दैट डिजनरेशन इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रीशिया, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, प्यूबर्टी पे अगर हम देखें, एट प्यूबर्टी हमारे पास हर किसी ओरी में 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं पर ओरी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। ना प्यूबर्टी जब भी आती है, प्यूबर्टी के वक्त आ जाता है FSH, ठीक है। और FSH आ जाता है प्यूबर्टी के बाद, FSH क्या कर देता है काम, FSH इंड्यूस कर देता है फॉलिकुलर इप्थिलियम को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी oogonia है, ठीक है, और यहाँ पे फॉलिकुलर इप्थिलियम है, ठीक है, फॉलिकुलर इप्थिलियम, ठीक है। तो फॉलिकुलर इप्थिलियम पे जब FSH एक्ट करता है तो ये ग्रो करता है, ठीक है, ये ग्रो करता है, इसके बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं जिनको हम ग्रैनुलोसा बोलते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ये यहाँ पे बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर आ जाता है जिसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। एक और लेयर आ जाता है प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, एक और लेयर आ जाता है, ठीक है, एक और लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं हम थीका, जिसको हम बोलते हैं थीका। तो ये मल्टीपल लेयर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रैनुलोसा। और ये जो ग्रैनुलोसा के ऊपर लेयर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, थीका, ठीक है। और ये फॉलिकल बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा LH हार्मोन जो होता है प्यूबर्टी के वक्त जो आता है, अगेन LH, ठीक है, LH हार्मोन जो आता है, LH हमारा थीका पे एक्ट करता है एंड अल्टीमेटली वहाँ पे एस्ट्रोजन्स बनते हैं, ठीक है। एंड वो एस्ट्रोजन सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ा के
इस फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बना देता है, ठीक है। तो जब इस फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन जाती है, ये फॉलिकल हमारा ऐसा है, ठीक है, इसको ग्रैनुलोसा है ऊपर, ठीक है, ग्रैनुलोसा है ऊपर, बहुत सारे लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम है, लेकिन इसमें एक कैविटी भी बन गई, ठीक है, इसमें एक कैविटी भी बन गई, और थीका तो ऊपर है ही, इसमें एक कैविटी बन गई, ठीक है, थीका तो ऊपर है ही, ठीक है, इसमें एक कैविटी बन गई, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, एंड इस फॉलिकल को यहाँ पे हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद ये फॉलिकल और ग्रो होता है एंड एक बड़ा साइज अचीव कर देता है, ठीक है, एंड उस बड़ी फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं या ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। उस बड़ी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है, उस बड़ी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, जो बड़ा फॉलिकल यहाँ पे बनता है, जिसका एंट्रम भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसका एंट्रम भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसका एंट्रम भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ये देखो मैंने ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे इसको थीका भी बना लूँगा बाहर से, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्राफियन फॉलिकल कार्ड इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, मैं इसको प्रिसाइजली एक्सप्लेन करता हूँ, या इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। एंड इसी दौरान ये जो कन्वर्जन है टर्शरी फॉलिकल इनटू दिस ग्राफियन फॉलिकल, ड्यूरिंग दिस टाइम जो एस्ट्रोजेंस है, जो फीमेल हार्मोन्स है, वो स्टूमुलेट करते हैं, दे स्टूमुलेट द प्राइमरी अरेस्टेड प्राइमरी oocyte, ठीक है, टू कंप्लीट ड्यूजन, ठीक है, टू कंप्लीट ड्यूजन। कौन सा ड्यूजन? मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या बन जाता है? रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, ठीक है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो वो दो सेल्स जो होती है, ये हमारा अरेस्टेड प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte था, ठीक है, इसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो यहाँ पे दो सेल्स बने। तो वो दो सेल्स अनइक्वल साइज़ के होते हैं, ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होती है, तो एक सेल बहुत छोटी होती है जिसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा ये, आई होप। और दूसरी सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं, दैट सेकेंड सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। उस सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल है? एक तो है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दूसरा है सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे अब ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte अगेन एंटर्स द ड्यूजन, अगेन एंटर्स मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट पोलर बॉडी भी एंटर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मेन सेल जो हमारी आती है दैट इज सेकेंडरी oocyte। मनी बुक्स से दैट प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन कल आधे बोलते हैं कि वो डिवीजन करती है आगे, बट वो कोई सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ये सेल लिविंग के लिए कम्पिटेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सेल जो है जिससे हमारा आगे जाइगोट बनने वाला वो सेकेंडरी oocyte है। तो ये अगेन मियोसिस सेकेंड में एंटर करते हैं, बट अगेन एंटर्स मियोसिस सेकेंड, बट अगेन गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड में अगेन अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ एलएच जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है फिर, ठीक है, एंड ये रिलीज करता है, रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte इनटू फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स में सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब्स को कलेक्ट करते, ये फैलोपियन ट्यूब्स हमारे हैं, तो इन्होंने सेकेंडरी oocyte को रिसीव किया एंड सेकेंडरी oocyte ऐसे पहुंच जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, जो कि है एम्प्यूला, ठीक है, स्टिग्मा एम्पुलरी जंक्शन। अब इसके बाद अगर हमारा स्पर्म यहाँ से आया और इस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, देन स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो अगर यहाँ पे इफ स्पर्म फर्टिलाइजेज द सेकेंडरी oocyte, देन वो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट करता है, एंड बना लेता है दो सेल्स अगेन, ठीक है, बना लेता है दो सेल्स, एक ओवम जो कि फिर स्पर्म के साथ कन्वर्ट हो जाता है इनटू जाइगोट, ठीक है, एंड दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी जो अगेन डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम इन इवेंट्स को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला oogenesis जो है ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स है, साइड कॉर्टेक्स है और एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होती है, इंटरप्टेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत बार इसमें पॉजेज लग जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉर्क सैक एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि ओरियन कॉर्टेक्स में माइग्रेट करते हैं, फिर वहाँ पे माइटोस करके ओगोनिया बनाते हैं और 7th मंथ तक ही बनाते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाता है ओगोनिया का फॉर्मेशन। ओगोनिया ग्रो करते हैं और फिर प्राइमरी oocytes बनाते हैं, प्राइमरी oocytes को एपिथेलियल सेल्स सराउंड करते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में और प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनाते हैं। अब ये जो ओगोनियम प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर होता है वो मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो जाता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन में, ठीक है।
और फिर ऐसे ही ये प्रोसेस पॉज रहती है अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे फॉलिकल्स जनरेट हो जाते हैं जिसको एट्रीशिया बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रीशिया बोलते हैं, ठीक है, व्हाट वी कॉल एज फॉलिकुलर एट्रीशिया, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रीशिया बोलते हैं, ठीक है। और प्यूबर्टी पे ऑलमोस्ट 60,000 80,000 फॉलिकल्स ही ओवरीज में बच्चे होते हैं। प्यूबर्टी जो FSH आता है और LH आता है, FSH हमारे फॉलिकल्स की ग्रोथ करा देता है, पहले फॉलिकुलर एपिथेलियम के मल्टीपल लेयर्स बना देता है, ग्रैनुलोसा जिनको बोलते हैं, और हमारा फॉलिकल प्राइमरी बन जाता है। फिर उसके ऊपर थीका एक लेयर आ जाता है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद थीका पे LH एक्ट करता है, वो सिक्रीशंस बढ़ा देता है, अल्टीमेटली हमारा यहाँ कैविटी बन जाता है जिसको कैविटी वाले जिसको एंट्रम बोलते हैं, एंड इस फॉलिकल को टर्शरी बोलते हैं, जो फिर अगेन ग्रो करता है इन प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मोन्स एंड बनाता है अल्टीमेटली ग्रेफियन फॉलिकल एंड मैच्योर फॉलिकल। और ड्यूरिंग दिस टाइम हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं अरेस्टेड प्राइमरी oocyte को, वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और 2 सेल्स बनाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अगेन मियोसिस सेकंड में पहुंच जाता है, बट अगेन मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, इन प्रेजेंस ऑफ LH जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, वो हमारे सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, और फैलोपियन ट्यूब्स उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और वहाँ पे अगर स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया तो मेयोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, 2 सेल्स बनेंगी, एक तो ओवम बनेगा जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो कि डिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उस दौरान उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओवम जो है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आ जाएगा और सेकंड मियोसिस सेकंड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने समझ लिया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको अच्छे से इन पॉइंट्स को रिवाइज करो। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरीके से अगर इतना लिखोगे वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है ये एक मंथली साइकिल है जिसमें फीमेल गमीट एक फीमेल गमीट रिलीज होता है, ठीक है, और ये प्राइमेट्स में हो जाता है, ठीक है। तो आंसर में आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सो इट्स अ मंथली साइकिल, इट्स अ मंथली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मंथली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ फीमेल गमीट, फीमेल गमीट। तो जो भी मंथली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से फिर फीमेल गमीट रिलीज हो जाता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं बोलते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में ही होता है सिर्फ, ठीक है। और प्राइमेट्स में हमारे पास कौन कौन आ जाते हैं, प्राइमेट्स में हमारे पास आ जाते हैं एक तो ह्यूमंस, ठीक है, दूसरे एप्स एंड तीसरे मंकीज, ठीक है। सिर्फ ये 3 प्राइमेट्स है, इन्हीं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और ड्यूरेशन ह्यूमंस में अगर देखें तो ड्यूरेशन एवरेज ड्यूरेशन इसका 28 डेज होता है, ठीक है, लेकिन इसको +-5 हो सकता है, ठीक है, 28 डेज +-5 हो सकता है इसको, ठीक है। अब इस साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं, इस साइकिल में अगर आप देखो इस साइकिल को 28 डेज तो ये 0 होगा, यही 28 भी होगा यहाँ से कंप्लीट करके, ठीक है। इस 28 डेज में हमारे मेनली हमारे यहाँ पे, ठीक है, 4 फेज होते हैं। तो सबसे पहला फेज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज, ठीक है। नंबर 2 जो है इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। नंबर 3 फेज जो है उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, जो कि असल में एक फेज नहीं है बट आप इसको रख सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 4 हमारा होता है यहाँ पे सिक्रीटरी फेज, और जिसको आप बोलते हो ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो अभी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। तो ब्लीडिंग फेज डे 1 to डे 5 तक लास्ट करता है, ठीक है। पहले दिन से लेकर जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो 5 दिन तक ऑलमोस्ट का होता है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो एंडोमेट्रियम जो है ना वो इरोड हो जाता है एंड बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। तो वो क्यों एक्चुअली हो जाता है, ये एंडोमेट्रियम इरोड क्यों हो जाता है, बिकॉज ओवरीज में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ एचसीजी, ठीक है। तो ओवरीज में एक्चुअली क्या हुआ होता है, इन ओवरीज कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एचसीजी, एब्सेंस ऑफ एचसीजी। अब एचसीजी क्या है, एचसीजी आपको पता होगा, एचसीजी वो हार्मोन है जो कि हमारा एम्ब्रियो सिक्रीट करता है, और इस हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है फॉर द प्रेगनेंसी। अब जब एचसीजी नहीं आया, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एचसीजी नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंटेन रहता है वो स्लफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको
कॉपी पढ़ के बहुत ही क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बोर्ड में कुछ टिडबिट्स लेने हैं तो याद रखना कि डे 1 से डे 5 तक होता है। और यूट्रस में इस फेज़ के दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम एरोड हो जाता है और बाहर आ जाता है। ओरीज में इस फेज़ के दौरान क्या हो जाता है, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द HCG। अब फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़ डे 6 टू डे 13 होता है, ठीक है, या 5 भी आप बोल सकते हो, तो डेज़ का इधर उधर कर सकते हो आप, इतना स्ट्रेट स्टेड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो इस फेज़ के दौरान क्या होता है, इस फेज़ के दौरान जो हमारा पिट्यूटरी है वो रिलीज़ करता है, दैट रिलीजेस FSH एंड LH, ठीक है, ज़्यादातर FSH, ठीक है। और इस FSH की वजह से फॉलिकल्स ग्रो करने लगते हैं, इसलिए इसको फॉलिकल्स कलर फेज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉलिकल्स अगेन स्टार्ट ग्रोइंग इन ओवरीज, ठीक है। और वो फॉलिकल्स क्या करते हैं काम, वो रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम रिजनरेट होने लगता है, ठीक है। तो यूट्रस में अगर देखें तो यूट्रस में हम देखते हैं एंडोमेट्रियम रिजनरेट होने लगता है, ठीक है, स्टार्ट्स रिजनरेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एस्ट्रोजन कहाँ से आया, एस्ट्रोजन आया आप ग्रोइंग फॉलिकल से। तो फॉलिकुलर फेज़ का जो समरी होगा वो ये होगा कि डे 6 से डे 13 तक लास्ट करता है। इस दौरान पिट्यूटरी रिलीज़ करता है FSH और LH, और फॉलिकल्स और FSH की प्रेजेंस से फॉलिकल्स ओरी के अंदर ग्रो करने लगते हैं, जो कि रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन फिर एंडोमेट्रियम को रिजनरेट करने लगता है। अब ओवुलेटरी फेज़ हमारा डे 14 पे होता है, ठीक है। और इस फेज़ में क्या होता है, LH की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होता है। और उसके रप्चर होने से जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जो है दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब्स में रिलीज़ किया जाता है, सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब्स में रिलीज़ किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज़ बिल्कुल आसान है। फिर सिक्रीटरी फेज़ में क्या होता है, सिक्रीटरी फेज़ फिर डे 14 टू डे 28 होता है, ठीक है। ये सबसे लंबा फेज़ है, वो सबसे कॉन्स्टेंट फेज़ है। इस दौरान क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल के रिमेन्स है, ग्रेफिन फॉलिकल के रिमेन्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लैंड में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। एंड कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन है दैट इंक्रीजेज थिकनेस, ठीक है, वेस्कुलैरिटी यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, ठीक है, एंड ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये डे 14 टू डे 28 है, जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल के रिमेन्स कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन फिर तैयार करता है एंडोमेट्रियम को फॉर द इम्प्लांटेशन बाय इंक्रीजिंग थिकनेस, वेस्कुलैरिटी एंड ग्लैंड्स। एंड अब अगर वहाँ से फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस लूटियम हमारा डिजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन लॉस हो जाएगा, एंड हम फिर से ब्लीडिंग फेज में पहुँच जाएंगे। तो बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन लिखना है, दिस मच इन्फॉर्मेशन विल बी एनफ, इट विल बी मोर देन सफिशेंट, इट विल बी मोर देन सफिशेंट, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप फिर से अच्छे से नज़र दो, इन्हीं पॉइंट्स पे अपना होल्ड रखो, ठीक है। और हम आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और आप ध्यान रखना, एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पूछा जाता है अप टू ब्लास्टुलेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पूछा जाता है अप टू ब्लास्टुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ जाइगोट इनटू मिनिएचर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ जाइगोट इनटू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग, मिनिएचर ऑफस्प्रिंग। मिनिएचर मतलब छोटा मोटा ऑफस्प्रिंग, ठीक है, छोटा मोटा इंसान, ठीक है। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ना, इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, ये तो ऑब्वियस है, इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन्स ओनली, इसमें कहीं पे भी मियोसिस नहीं होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये एम्ब्रियोजेनेसिस असल में तो किस में होती है, यूट्रस में होती है, लेकिन पहले कुछ फेजेस इसके आ जाते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना, जो इनिशियल माइटोटिक डिवीजन्स है, इनिशियल माइटोटिक डिवीजन्स, उनको आपको याद ही होगा, उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड क्लीवेज डिवीजन्स, ठीक है। और क्लीवेज डिवीजन्स की वजह से क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन्स का एक फीचर होता है, इनकी वजह से N/C रेशियो इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इनका इंटरफेस शॉर्ट होता है, ठीक है।
तो इसके अब दो इसके 4 फेजेस हैं, इसके 4 फेजेस हैं मेन एम्ब्रियोजेनेसिस के। एक तो है आपका मरुलेशन, ठीक है, दूसरा है आपका ब्लास्टुलेशन, तीसरा है आपका गैस्ट्रुलेशन एंड फोर्थ है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। तो मरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ये आपके 4 फेजेस आ जाएंगे इस एम्ब्रियोजेनेसिस में। और आपको बस पूछा जाता है मरुलेशन और ब्लास्टुलेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मरुलेशन को। तो मरुलेशन बिगिन होती है कहाँ से? जाइगोट से, ठीक है। तो आपका जाइगोट है तो इसका पहला क्लीवेज डिवीजन होता है, ठीक है, विद इन द फर्स्ट डे। एंड यहाँ पे आपका 2 सेल स्टेज आ जाता है, ये 2 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आ जाता है। फिर आपका एक नेक्स्ट डिवीजन बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको 4 सेल स्टेज आ जाता है, ठीक है। बीच में एक 3 सेल स्टेज भी होता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन सिंक्रोनस नहीं होता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपका यहाँ पे एक 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो मलबरी को रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे आपका 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है जो मलबरी को रिजेंबल करता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मरूला, ठीक है, मरूला, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मरूला। तो मरुलेशन के वक्त क्या होता है? तो मरुलेशन के वक्त सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। एंड एम्ब्रियो एज्यूम करता है एक मलबरी लाइक शेप, ठीक है, जिसको हम मरूला बोलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर लिखोगे तो मरुलेशन के वक्त क्या होता है? मरुलेशन के वक्त क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं, क्लीवेज डिवीजन्स ऑकर, क्लीवेज डिवीजन्स ऑकर, यानी कि वो डिवीजन्स की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। तो क्लीवेज डिवीजन्स ऑकर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो पास होता है कुछ स्टेज से, ठीक है, किन स्टेज से? थ्रू 2 सेल्ड, ठीक है, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड, ठीक है, स्टेज एंड सो ऑन स्टेज, ठीक है, इन स्टेज से पास होता है। एंड अल्टीमेटली एज्यूम्स मलबरी लाइक शेप with 8 to 16 cells, 8 to 16 cells, ठीक है, called as मरूला, ठीक है। अब आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि ये मरुलेशन जो हुई, इस चीज़ का ख्याल रखोगे, ये मरुलेशन जो हुई ये फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, ठीक है, ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो मरुलेशन ऑकर्स इन फेलोपियन ट्यूब्स, सबसे पहली बात फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। एंड इट ऑलमोस्ट टेक्स 3 days, ठीक है। एंड ड्यूरिंग मरुलेशन ये एम्ब्रियो चल रहा होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो इस वक्त 1 सेल स्टेज अगर यहाँ पे है तो 2 सेल यहाँ पे होगा, 3 सेल यहाँ पे होगा, 4 सेल, और अल्टीमेटली ये यूट्रस की तरफ चल रहा होता है। तो यहाँ पे पहुँच गया होता है 4th डे पे, 4th डे पे यूट्रस पे पहुँच गया होता है, ठीक है। तो इट टेक्स 3 days एंड ड्यूरिंग इट एम्ब्रियो कंटिन्यूसली मूव्स टूवर्ड्स यूट्रस। अगर मूव नहीं होगा उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मूव्स टूवर्ड्स यूटरस, वो यूटरस की तरफ मूव होगा, ठीक है। एंड रीचेस देयर ऑन द 4th डे पे वो पहुंच जाता है वहाँ पे, ठीक है, 4th डे पे वो वहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मरुलेशन हमने पहला स्टेज देखा। मरुलेशन के बाद क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं, एम्ब्रियो कुछ स्टेज से पास होता है, 2 सेल 3 सेल, अल्टीमेटली मलबरी लाइक शेप एज्यूम करता है जिसको हम मरूला बोलते हैं। एंड ये फेलोपियन ट्यूब्स में सारी चीज़ें होती है, 3 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट, एम्ब्रियो कंटिन्यूसली आगे चल रहा होता है। अब उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, ठीक है। तो ब्लास्टुलेशन के वक्त क्या हो जाता है? एम्ब्रियो ये जो मरूला है इसमें एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर वो उसके बाद अपने उस कवर से जिसको हम ज़ूना पेलोस्टा बोलते हैं उससे बाहर आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टुलेशन के वक्त क्या होता है? ब्लास्टुलेशन के वक्त जो हमारा मरूला के सेल्स होते हैं, ठीक है, तो क्लीवेज डिवीजन्स कंटिन्यू, क्लीवेज डिवीजन्स कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहा होता है कंटिन्यूसली। एंड जो सेल्स है, सेल्स अंडरगो रीऑर्गेनाइजेशन, सेल्स में थोड़ी रीऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, तो ये हमारा मरूला था, मान लो यहाँ पे इसका ज़ूना पेलोस्टा कवर था, तो इसकी सेल्स में थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जो फ्लैट सेल्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है,
फ्लैट सेल्स बाहर की तरफ आ जाती है और कुछ बाकी छोटी छोटी सेल्स जो है वो अंदर की तरफ रह जाती है, ठीक है। तो सेल्स में रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, फ्लैट सेल्स बाहर की तरफ रह जाती है और बाकी की छोटी छोटी सेल्स माइक्रोमोर्स जिनको बोलते हैं वो अंदर की तरफ रह जाती है, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स होती है और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दो तरह की सेल्स बनती है, ठीक है। उसके बाद दो टाइप्स ऑफ सेल्स बनती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स बनती है। एक तो बनता है आउटर सेल मास, ठीक है, और दूसरा बनता है इनर सेल मास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला लेयर जो है इट इज़ आउटर सेल मास एंड ये वाला जो अंदर की तरफ सेल्स रहे इनको बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये दो तरह की सेल्स बनती है यहाँ पे। और बाहर से ये कवरिंग जो है ना, ये कवरिंग वो जोना पेलोस्टा बोलते हैं इसको, यू माइट नो अबाउट दिस कवरिंग। ये कवरिंग ओवम से आती है, ठीक है। अब आउटर सेल मास जो है ना उसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, उसको ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं। एंड इनर सेल मास जो है ना इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। और आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट आगे प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। एंड एम्ब्रियोब्लास्ट आगे जो है ना आगे जो हमारा फीटस बनाता है, इसकी वजह से आगे हमारा फीटस बन जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो एंटर्स यूट्रस। इसके बाद ये यूट्रस में एंटर करता है एंड वहाँ पे एब्जॉर्व करता है फ्लूइड एंड एब्जॉर्ब्स फ्लूइड, ठीक है, विच क्रिएट्स ए कैविटी, जो एक कैविटी इसके अंदर बनाता है बिटवीन किसके दरमियान, आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास। मैं आपको दिखा दूँ ऐसे, ये हमारा ये एम्ब्रियो इसने जब यूट्रस में क्या ये एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड तो वो एक कैविटी ऐसे बन जाएगी। तो ये आउटर सेल मास है हमारा, ठीक है। और इनर सेल मास एक ही साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इनर सेल मास एक ही साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इनर सेल मास एक ही साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैविटी हमारी ये बनी, तो ये हमारी कैविटी बनी, ठीक है, ये हमारी कैविटी बनी, ठीक है। और ये बाहर से हमारा ज़ोना पेलोस्टा अभी भी यहीं पे हो सकता है, ठीक है। इस कैविटी को जो है हम इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। एंड इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट। एंड इसी प्रोसेस को यहाँ तक हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, बस यहीं तक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये ज़ोना पेलोस्टा ब्रेक होने लगता है, ठीक है। ज़ोना पेलोस्टा ब्रेक होने के बाद ब्लास्टूला बाहर निकल जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस ज़ोना पेलोस्टा breaks and blastula attaches to endometrium, ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बाय प्रोसेस व्हाट वी कॉल एज इम्प्लांटेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। ज़रा हम यहाँ पे अपने जो हमारा चार्ट था उसको देखेंगे, हमने सारे क्वेश्चंस हिट किए कि नहीं किए। तो जैसे कि हमने बोला था, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरीज, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई है। अब बचा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यूजुअली हमारे शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, वो आपको आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा उसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।